हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं प्रारंभिक भारत का परिचय यानी कि एंशिएंट इंडिया। तो इसमें पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या महत्व है। तो इसमें जो सबसे पहले है ये है आर्य सांस्कृतिक उपादान, यानी कि जो आर्य सांस्कृतिक उपादान कहाँ से लिए गए हैं। ये उत्तर के वैदिक और सांस्कृतिक मूलक संस्कृति के अंग थे, ठीक है। और पाक आर्य जातीय उपादान ये कहाँ थे, ये द्रविड़, दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति के अंग थे, ठीक है। और द्रविड़ और मुंडा का काल क्या है। द्रविड़ और मुंडा का काल है 1500 से 500 ईसा पूर्व। और ये जो ये द्रविड़ और मुंडा है ये शब्द हमारे कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए वैदिक ग्रंथों में पाए गए हैं, ये वहाँ से लिए गए हैं। पाली और संस्कृत जो भाषा थी उनका काल क्या था, 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। और इन शब्दों को कहाँ से लिया गया है, संगम नाम से प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ में ये हमारे पाए जाते हैं। और भारत के पूर्वांचल में, जो हमारा भारत का पूर्वांचल एरिया है उसमें पाक आर्य जातियाँ बसी। वहाँ के जो लोग थे मुंडा या कोल भाषा बोलते थे। हिंद आर्य भाषाओं के कुछ शब्द, जो हमारे हिंद आर्य थे उनकी भाषाओं के जो कुछ शब्द थे, फाहा, नौका, खंती या डिगिंग स्टिक, ये जो शब्द थे ये हमारे मुंडा भाषा से लिए गए थे, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ जो छोटा नागपुर का पठार था वहाँ पर बहुत सारे मुंडा परिसर पाए गए, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा भारत नाम दिया गया ये कैसे दिया गया। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया। इसके निवासियों को भरत संसति कहा गया, ठीक। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से पश्चिम तक तथा पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं को राजा चक्रवर्ती कहते थे। अगर एग्जाम में आ जाता है राजा चक्रवर्ती किसे कहते थे, तो ये रहेगा हिमालय से कन्याकुमारी तक जिसने अपना राज्य फैलाया, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक जिसने अपना राज्य फैलाया, उन राजाओं को राजा चक्रवर्ती राजा कहा जाता था, ठीक है। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई, यानी कि इसका कहने का मतलब है जो हमारा देश है प्राचीन भारत, उसमें जो ये राजा चक्रवर्ती टाइप की एकता है ये 2 बार प्राप्त हुई, कम से कम 2 बार। एक बार तो जब हुई ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। और दूसरा क्या है, ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। एक तो हमारा था अशोक और एक था हमारा चंद्रगुप्त, इन दोनों ने अपना साम्राज्य यानी कि राजा चक्रवर्ती कहलाई है, ठीक है। और 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था। विदेशियों द्वारा नाम, मतलब जो हमारा भारत है ये विदेशियों द्वारा कैसे बना। विदेशी सर्वप्रथम जो हमारे विदेशी थे सिंधु तटवासियों के संपर्क में है, ये एग्जाम के हिसाब से सही क्वेश्चन है। उन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम दिया। और 6वीं सदी ईसा पूर्व में ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला। और इंडिया जो है हमारा यूनानी पर्याय के बहुत निकट था तथा यह फारसी व अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ, इंडिया। और हिंदुस्तान नाम हमारा पहले 3री सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में हिंदुस्तान नाम मिला। इसका प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ था। अब भाषाओं की बात कर लेते हैं। भाषाएं कौन कौन सी थी। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत भाषा, कौन सी, प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा
यानी कि लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी, संपर्क भाषा। ईसा पूर्व तीसरी सदी तक, यानी कि जो तीसरी सदी थी ना, तीसरी सदी, उसमें हमारी प्राकृत भाषा थी, देश भर की संपर्क भाषा थी। संपूर्ण देश के प्रमुख भागों में, यानी कि हमारा जो पूरा देश था उसके प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेखों प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बाद में यह स्थान संस्कृत ने लिया। भाई संपूर्ण देश में अशोक के शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे और बाद में इसका स्थान संस्कृत भाषा ने ले लिया था। संस्कृत थी जो देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हो गई थी। ईसा की चौथी सदी में आकर गुप्त काल में तथा ईसा की जो हमारी चौथी सदी थी उसमें आकर, यानी कि गुप्त काल में आकर ये और भी मजबूत हो गई थी तथा राज के दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाने लगे थे। और जो हमारी जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था है वो उत्तर भारत में बनी थी और फिर सारे देश में धीरे धीरे फैल गई थी। अब ये हमें ज़रूर याद करने हैं ये सब, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ये क्या थे। वैदिक मूल ग्रंथों में द्रविड़ और असंस्कृत शब्दों का उल्लेख मिला। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में वैदिक ग्रंथों में द्रविड़ और संस्कृत शब्दों का उल्लेख मिलता है। 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में संगम साहित्य की जानकारी होती है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लोक भाषा के रूप में प्राकृत को अपना लिया गया, तीसरी शताब्दी में। और तीसरी शताब्दी ईस्वी में सासानी अभिलेखों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। चौथी शताब्दी और उसके बाद राजभाषा के रूप में संस्कृत को अपना लिया गया। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगा है तो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक ज़रूर करें।